कि इवेंचुअली जैसे कि मेरा जो 2018 वाला जो था पूरा, तो 2018 से लेके 2019 के अराउंड तक मैंने यही अपना फाइवर पे ही काम किया था। तो फाइवर पे क्या हुआ कि जाके आखिर में मेरा जो है अकाउंट पे बैन लग गया था, क्योंकि फाइवर की जो पॉलिसीज होती है वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट होती हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने अपने ब्लॉग रिव्यू सीरीज़ का स्टार्ट करने के लिए बोल दिया था, तो वही मैं कर रहा था। और इसी बीच में मेरा कनेक्ट हुआ एक ऐसी शख्सियत से जो मुझे लगा जिसके बारे में मुझे आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुआ उस बंदे से। उसकी एज सिर्फ 16 साल है और जब मैंने उससे बात करी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसकी स्टोरी आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। मैं इस लड़के से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूं और मुझे उम्मीद है कि आप भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होंगे। इसकी उम्र सिर्फ 16 साल है। 16 साल में मैं पता है क्या करता था? गिल्ली डंडा खेलता था और कई बार मैं ये चीज़ करता था कि फ्रिज को अपना खोलता था और बंद तब तक करता था देखने के लिए कि यार लास्ट मोमेंट देखना है कि कब लाइट बंद हो जाए। 16 साल में मैं ये करता था। तो प्लीज़ आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि 16 इयर्स की एज में आप क्या करते थे। और ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं इनका। इस बंदे का नाम है सुयश पटेल। तो सुयश, अब मैं चाहूँगा कि आप कुछ अपने बारे में मेरी ऑडियंस को बताएं। तो हेलो गाइज, मेरा नाम सुयश पटेल है एंड मैं 16 इयर्स का हूँ और मैं उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। और मैंने जो है अपनी जर्नी में फ्रीलांसिंग से बहुत अर्निंग की है एंड फ्रीलांसिंग से पहले मैंने यूट्यूब और ब्लॉगिंग भी ट्राई किया था, बट वहाँ पे सक्सेस नहीं मिली। और अपनी पूरी जर्नी में मैंने यही सीखा है कि आपको कभी भी एक सिंगल इनकम सोर्स बना के नहीं चलना चाहिए। वेरी गुड। मतलब मुझे ये लग रहा है कि अभी आप 16 इयर्स में ये बात कर रहे हो, तो आपने स्टार्ट कब किया था, किस एज पे? तो आई थिंक मैंने स्टार्ट तो काफ़ी पहले कर दिया था। आई थिंक जब मैं 12 या 13 का था, बट मेरी जो इनकम थी वो जब पिछले साल चालू हुई, आई थिंक अराउंड मई या जून में। ओके, तो मतलब आपने ऑलमोस्ट 2-2.5 साल लगाए फिर आपकी इनकम आके चालू हुई। तो गाइज, इस चीज़ पे एक लाइक बनता है, क्योंकि आप देखिए कितनी छोटी उम्र में, 13 साल की उम्र में ये लड़का अपना काम स्टार्ट करता है और पेशेंस रखता है कि मैं सक्सेसफुल हूँगा। क्योंकि बहुत सारे मैंने देखे हैं लोग ऐसे हैं जो आज एक ब्लॉग बनाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि 2 दिन में फट से पैसा जाए, पर ऐसा होता नहीं है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सुयश को देखिए, आप 13 साल की उम्र में इतना डेडिकेशन था इस लड़के में कि इसने ट्राई करता रहा और 2-2.5 साल लगे इसको सक्सेस पाने में। तो सुयश, मैं एक चीज़ बोलूँगा कि आपकी उम्र में, आपकी जो एज है, नॉर्मली मुझे ये पता है कि पेरेंट्स कहते होंगे पढ़ाई करो, तो आपको अपने पेरेंट्स की तरफ से हर्डल नहीं आई 13 साल में जब आपने स्टार्ट किया था? और इनफैक्ट आपको 2.5 साल लग गए, तो आपके पेरेंट्स ने नहीं बोला कि कर क्या रहे हो यार, ये पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सारी फालतू चीज़ें क्यों कर रहे हो? होता था ऐसा। एक्चुअली हुआ कि मैंने अपने पेरेंट्स को बताया नहीं था पहले इस बारे में। तो हुआ ये था कि जब मैं 13, 14, 15 का था, तो मैं मतलब ये जो कंप्यूटर में था, कंप्यूटर तो नहीं था पहले, फ़िलहाल हमारे पास एक लैपटॉप था जो कि मतलब इतना अच्छा नहीं था। तो मैं वही लैपटॉप में कुछ ना कुछ करता रहता था, सीखता रहता था, देखता रहता था। तो पेरेंट्स मुझे काफ़ी बार डांटते थे, मेरा लैपटॉप भी छीन लेते थे कि क्या कर रहे हो, पढ़ाई करो। बट एक बार क्या हुआ कि मुझे मेरी काफ़ी बड़ी, जैसे कि जो मेरी पहली अर्निंग आई पिछले साल जून में, तो जून के बाद 1-2-3 महीने बाद क्या हुआ कि मैंने जो है पहले पेपैल अकाउंट जब बनाया था। जून किस ईयर की बात कर रहे हैं? 2019 के जून में। हाँ, ओके। तो 2019 के जून में जब मेरी पहली अर्निंग आई, तब उसके बाद हुआ कि ठीक है, वो पहले हम पेटीएम पेमेंट्स बैंक आता था, तो मैंने अपने मतलब पेरेंट्स के नाम से केवाईसी करवा लिया था उनको बिना बताए, और पेपैल में भी वही अकाउंट मैंने डाल दिया था। तो यही हुआ था कि फिर पेपैल में भी वही होता है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब देना होता है, तो मैंने मम्मी का ही अपने दे दिया था। तो क्या हुआ एक बार कि फिर 2-3-4 महीने बाद ये हुआ कि जाके आपकी जो ये अर्निंग्स हैं कि आप जो है जितनी भी आपकी अर्निंग्स हो रही हैं और वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक में जा रही हैं, तो पेपैल ने ये हमारे पेटीएम पेमेंट्स बैंक को ही रिजेक्ट कर दिया। तो क्या हुआ कि जो हमारा फिर जो है एक बार मेरा एक पेमेंट आई
और वो वही पेपैल में फंस गई। तो पेपैल वालों ने बेसिकली क्या किया कि उन्होंने ये जो भी पूरी मेरी अर्निंग्स थी ये मुझे चेक के थ्रू घर पे भेज दी, एंड दैट वाज अराउंड आई थिंक 16,000 या कुछ था। एंड वो घर पे आया, और तब जब वो आया और मैं भी काफ़ी वो हो गया था कि यार 16,000 मेरे कहाँ चले गए। तो फिर जब घर पे आया और तब हुआ, सबको पता चला, फिर तब मैंने उनको बताया कि हाँ मैं ये सब कर रहा हूँ। इतने मतलब आई थिंक नहीं 2019 नहीं था वो 2000। तब उनका रिएक्शन क्या था पहला जब उन्होंने 16,000 का चेक देखा? कुछ नहीं, मम्मी को मेरे लग रहा था कि वो हो सकता है कहीं और से आया हो या फिर उनका कोई एफडी रहा हो वहाँ से आया हो, बट मैंने जब उनको बताया तब उनको बिलीव हुआ कि वो मेरी ओर से आया है, कि मतलब मैंने, और उनका जो है रिएक्शन काफ़ी मतलब कह सकते काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शंस थे कि काफ़ी अच्छा कर रहे हो और लेकिन ये भी करो और पढ़ाई पे भी ध्यान दो। तो ऐसे मतलब है कि काफ़ी मिक्स्ड ओपिनियंस, काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शंस थे उनके भी। एक्चुअली क्या होता है ना कि अगर उनको भी देखिए, चाहे डैड हो या मेरी मॉम, उनको ये नहीं पता था कि ऑनलाइन भी कुछ हो सकता है बेसिकली। जैसे हमने काफ़ी आर्टिकल्स ब्लॉग्स में हम पढ़ते रहते हैं, बट ये नहीं पता चलता है कि जैसे कि ऑनलाइन अर्निंग हो सकती है। बट ये हुआ कि वो तब तक नहीं सपोर्ट कर रहे थे जब तक अर्निंग्स नहीं आ रही थी, लेकिन जब अर्निंग्स आना चालू हो गई, उनको पता चल गया कि एक सस्टेनेबल इनकम सोर्स है, यहाँ कुछ हो सकता है। उनको बस क्या होता है कि देखिए, कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि उनका बेटा कहीं गलत राह पे जाए, ठीक है। तो अगर उनको भी एक बार पता चल गया कि ये जो कर रहा है ये सही चीज़ है एंड ये लॉन्ग रन में भी सही रहेगी, तो वो सभी लोग, आपके चाहे मॉम हो चाहे डैड हो, उसमें मैं कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करूँगा, वो सभी लोग आपको सपोर्ट करेंगे। तो मैं इस बात में ऐड करना चाहूँगा कि आपका जो भी शुभ चिंतक है राइट, वो आपको सही चीज़ बताएगा, और शुरू में अगर वो आपके बारे में क्रिटिकल भी है तो वो आप मान के चलिए कि आपका बुरा नहीं चाह रहा है, स्पेशली मॉम डैड, क्योंकि आप भले ही 1-2 लाख रुपए कमा लो और उन्हें दिखा दो तो वो इतने खुश नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये हो सकता है कि आपने फ्लूक में 1-2 लाख रुपए कमा लिए हों, लॉन्ग रन में ये सस्टेनेबल नहीं होगा। तो उन्हें भी समझने का मौका दें आप उन्हें भी, अगर, क्योंकि मोस्टली मुझे पता है पेरेंट्स नहीं समझ रहे होंगे इस एज में, तो प्लीज़ आप उन्हें समझने का भी मौका दें। अगर वो क्रिटिकल हैं तो आपका बुरा नहीं चाह रहे हैं। सही बात है। और अगर ये मुझे याद आया कि मेरी 2018 के जून में पहली अर्निंग्स हुई थी, एंड ये जो मेरे पेरेंट्स को ये बात पता चली थी वो 2019 के आई थिंक मार्च या अप्रैल के अराउंड थी। तो ये एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा। देखिए सुयश को भी मतलब 1 साल अपने पेरेंट्स इसने छुपा के रखा कि इसकी अर्निंग हो रही है, क्योंकि इसको पता था जब बता देगा तो बहुत डांट पड़ेगी। ऐसा मुझे लगता था कि बहुत डांट पड़ेगी, एंड अब जो भी हुआ मतलब उस तरह से पता चला। और क्योंकि अगर जैसे कि ना भी पता चलता तो मेरे पास फिर कोई वे नहीं रह जाती, जैसे कि कोई अगर पेमेंट आ रही है तो मुझे पेपैल से भी विथड्रॉ करनी है, तो मेरा तो बैंक अकाउंट अभी भी नहीं खुल सकता। अभी भी मेरी जितनी अर्निंग्स होती हैं या फिर मेरे जहाँ भी अकाउंट खुले हुए हैं सब मेरी मम्मी के ही नाम पे हैं, तो वो चीज़ तो चलती रहेगी। तो सुयश, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आपकी सिर्फ 16 साल की उम्र है, 16 साल मतलब आप 10th क्लास में, राइट? तो आपने जब ये काम किया तो क्या आपके स्कूल वालों को पता है कि आप ये कर रहे हैं? आई मीन स्कूल वालों से मेरा मतलब है कि आपके फ्रेंड्स जो हैं, जैसे कि जो काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स थे उनको, जैसे कि एक मेरा दोस्त था जिसको मैंने बताया था जब मेरी मतलब पहली अर्निंग आई थी, तो उसको ही पता था और फिर उसको भी मैंने पार्टी भी दी थी इसी बात पे। तो वही मेरा एक दोस्त था जिसको पता था, बट अभी मेरे आई थिंक जो मेरा फ्रेंड सर्कल है उसमें मोस्टली दोस्तों को पता है, और 4 दोस्त मेरे ऐसे हैं, 3 दोस्त जो कि मेरे साथ इस समय ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं एंड लाइक दे आर डूइंग वेरी गुड। तो हाँ, वाओ, ये सुनकर मुझे इतना अच्छा लगा कि देखिए सुयश 16 इयर्स का है और इसने अपने 3 फ्रेंड्स को और भी एनकरेज कर दिया है इस चीज़ को करने के लिए, तो इस चीज़ पे लाइक बनता है भाई। अच्छा, एक चीज़ और बताना है सुयश, अब आप स्कूल जाते हो तो आपको सुपरस्टार टाइप की फीलिंग होती है क्या? क्योंकि जितना आप अर्न करते हो कोई बिलीव भी नहीं कर सकता होगा, तो कैसी फीलिंग कैसी आती, बाकी लोग कैसे आपको देखते हैं? मतलब नॉर्मल ही है, क्योंकि जैसे कि 2000 बेसिकली 18 से 2019 के एंड तक तो मेरा इतना बहुत ज़्यादा नहीं रहा है, और वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा क्यों इतनी बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं हुई। बट ये रहा कि फिर जो 2019 वाला जो पूरा जो कोरोना वाला जो टाइम आया, वहाँ से हमारी अर्निंग्स को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला, और तब से अब तक हम लोग स्कूल नहीं गए हैं, तो अभी तक तो मैं उस रिएक्शन के बारे में आपको नहीं बता सकता।
ओके हाँ, ओके ओके right. पर तो अब एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि अभी आपने बोला कि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, क्या प्रॉब्लम हो गई थी? तो एक्चुअली ये हुआ कि मैंने अपनी जो भी फ्रीलांसिंग की जर्नी थी वो एक प्लेटफॉर्म है fiverr.com करके, वहाँ से स्टार्ट किया। तो 2018 जो मेरा था, तो वहाँ मैंने मतलब मैं काफ़ी समय से वहाँ ट्राई कर रहा था जॉब्स पाने के लिए, और वो काफ़ी ही एक ओवर कम्पिटिटिव मार्केट है, वहाँ अच्छे अच्छे लोगों को जॉब्स नहीं मिलते। तो मैंने काफ़ी ढूंढा, काफ़ी वहाँ के कम्युनिटी फोरम्स में गया, एंड देन इवेंचुअली मुझे अपने मतलब एक अकाउंट बनाया, वहाँ कुछ नहीं मिला तो मैंने उसको डिलीट किया। फिर दूसरा अकाउंट बनाया, वहाँ हुआ कि मैंने अपने गिग्स तैयार किए एकदम प्रोफेशनल वे में। वहाँ की मैंने अपनी गिग के लिए वीडियोस बनाई। तो वहाँ से जाके फिर मुझे जब अपना मतलब पहला जॉब मिला वहाँ से, तो वहाँ फिर फाइवर पे क्या हुआ कि मेरी काफ़ी अच्छी जो है चलने लगी, मेरे जो गिग्स पे थे वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स आने लगे। तो उस समय मेरे दिमाग में बस यही था कि फाइवर को ही बड़ा करते हैं। उस समय मेरे ये नहीं था कि मैं कोई खूब सारे इनकम सोर्स बनाऊं या फिर इसको एक सस्टेनेबल इनकम सोर्स की तरह मैं ले जाऊं। तो यही हुआ कि इवेंचुअली जैसे कि मेरा जो 2018 वाला जो था पूरा, तो 2018 से लेके 2019 के अराउंड तक मैंने यही अपना फाइवर पे ही काम किया था। तो फाइवर पे क्या हुआ कि जाके आखिर में मेरा जो है अकाउंट पे बैन लग गया था, क्योंकि फाइवर की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट होती हैं, और जो उनकी पॉलिसीज़ होती हैं आप उसके हिसाब से अगर देखें तो मेरी जो भी अगर आप वहाँ किसी बायर से प्लेटफॉर्म के बाहर ले जाके बात कर रहे हैं तो आपको बैन लग जाता है। और ऐसी काफ़ी गलतियाँ होती है जो कि मैंने भी की, मैं मान रहा हूँ कि मैंने की, बट उस समय मुझे इतना आइडिया नहीं था कि मैं उनको गलत कर रहा हूँ, और इसी के चलते मेरा पूरा अकाउंट बैन हो गया। और उसके बाद मतलब मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं, और मैंने ये जो पूरा ऑनलाइन वाला वे था इसको छोड़ने के बारे में भी सोचा। आपकी एज कितनी थी जब आपका ये अकाउंट बैन हुआ? तो आई थिंक मेरी एज थी अराउंड 14 इयर्स थी जब मेरा अकाउंट बैन हुआ। मैंने 13 के जैसे कि 2018 के आई थिंक 6th या 7th मंथ में शुरू किया था, और 2000 जैसे 19 में मेरा यही अराउंड आई थिंक कह सकते हैं कि अक्टूबर या सितंबर के आसपास में ये बैन हो गया था। ओह माय गॉड। तो आपको फिर कैसा फील हुआ 14 इयर्स? मतलब अगर ऐसा रिजेक्शन मेरे साथ भी हो, मेरी एज 39 है, तो मैं तो खड़ा ही ना हो पाऊँ, तो आपने क्या किया फिर? आप मतलब कैसे आपको हिम्मत आई, आप कैसे खड़े हुए? तो हुआ ये कि अब ये होता है कि मैंने जैसे कि सोचा अब क्या करें, तो बहुत बार ये दिमाग में आया कि अब चलो छोड़ देते हैं और इसको हटाते हैं, इसमें मतलब कुछ है नहीं, कोई फ्यूचर नहीं है। और फिर यही हुआ कि कुछ दिन बाद यार ये दिमाग में आने लगा कि अब मैंने जैसे अपने कुछ दोस्तों को इसके बारे में बता दिया है, तो अब मेरी एक आइडेंटिटी बन गई है कि मैं एक जैसे कि मैं ऑनलाइन अर्न कर रहा हूँ, मेरी एक ये आइडेंटिटी बन गई है। और इस दुनिया में कोई भी अपनी इस आइडेंटिटी को ना, जो भी आपकी आइडेंटिटी, आपको लोग जिस भी लिए जानते हैं, वो लूज़ नहीं करना चाहता है। तो मैं भी नहीं लूज़ करना चाहता था, और इसीलिए इसी चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया आगे एक दूसरे प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ने के लिए, और इसी चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया डिफरेंट इनकम सोर्सेज क्रिएट करने के लिए। और आज हम ना कि सिर्फ इन प्लेटफॉर्म्स पे डिपेंडेंट हैं, आज हम बाहर के क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, जैसे कि लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स हुए, वहाँ से हम लीड जन कर रहे हैं। हमारी खुद की जैसे गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल्स होती है, हमारी खुद की वेबसाइट्स होती है, हम वहाँ से भी अपने फनल्स के थ्रू अपने क्लाइंट्स को ले आ रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है। और जो भी हमारा ये फ्रीलांसिंग की मेरी जर्नी रही है, यहाँ मैंने एकदम आप कह सकती हैं कि एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की है अपने इस पूरे के पूरे टाइम में। मैं अपने ऑडियंस को कहना चाहूँगा, मेरी तरफ से हैट्स ऑफ है। आप देखेंगे कि 13 साल का एक बच्चा, लड़का भी नहीं कहूँगा, 13 साल का बच्चा जिसने एक सपना देखा, उसके चेस किया और वो फेल हो गया, और उसके बाद आप सोच रहे हैं कि 14 साल में अगर आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलता है आप कैसे हो जाओगे, आप क्रश्ड हो जाओगे। उसके बाद इसने हिम्मत नहीं हारी, उसने कहा कि नहीं, मैंने जो अपने फ्रेंड्स को बता दिया है, मैं उनके सामने नीचे नहीं दिख सकता, और उसने मेहनत करी। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये जो नए नए यूट्यूबर्स या ब्लॉगर्स हैं, जो भी इस फील्ड में नए आए हैं, उन्हें छोटी सी भी अगर प्रॉब्लम होती है ना, छोटा सा भी गिर जाते हैं, वो हताश हो जाते हैं, वो काम करना छोड़ देते हैं। पर हैट्स ऑफ सुयश आपको, और मुझे लग रहा है कि ये वीडियो जो देखेगा उसको, वो भी आपको देख के बहुत मोटिवेट होगा।
थैंक यू, आपने जो इतना अच्छा मैसेज दिया है कि गिरते सब हैं पर गिरकर उठ के चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सुयश, आपका ये मैसेज रियली रियली कमेंडेबल है। और यही बात है कि आप अगर सोचे कि आप एक बार गिर गए तो फिर ये आप सोच रहे हैं कि यार हमारे पास सब कुछ जीरो हो गया, लेकिन आपको ये भी दिमाग में रखना है कि आप जब एक बार गिर के उठ रहे हैं तो आप जो भी चीज़ करने जाएंगे उसमें आपके पास उतने पूरे उसके पहले सालों का स्किल और एक्सपीरियंस मिला होगा। तो ये बात आपको नहीं भूलनी है कि एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई न्यूबी है और वो कोई अकाउंट शुरू कर रहा है मान लीजिए फाइवर पे, लेकिन आपका एक अकाउंट बैन हो चुका है, आप दूसरा खोल रहे हैं फाइवर पे, तो आपको उससे ज़्यादा उस प्लेटफॉर्म के बारे में, वहाँ क्या चलता है, उस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा। और ये चीज़ हर जगह अप्लाई होती है। सही कहा, इसलिए मेरे चैनल का नाम लर्न एंड अर्न है, अर्न नहीं है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि लर्निंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन अर्निंग। अगर आप लर्न की तरफ फोकस करोगे तो अर्निंग तो आ ही जाएगी। तो सुयश, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा आपसे कि आप 16 साल के हैं, 10th में हैं, 10th बोर्ड होता है, तो आप पढ़ाई की तरफ ध्यान दे भी रहे हैं कि नहीं? पढ़ाई की तरफ है ध्यान है, मतलब कि जैसे अभी होते हैं कि कोरोना के जो टाइम में जैसे कि हमें पूरे दिन फ्री मिलते थे, तो उसमें जैसे कि मैंने शेड्यूल बनाया था, जैसे दिन में 1 घंटा मैथ्स और बाकी जो भी कभी मन किया तो कोई और सब्जेक्ट पढ़ लिया। और ये भी हुआ है कि हमारे जो है सिलेबस में काफ़ी जो है कटौती कर दी गई है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो मुझे मतलब मैं पढ़ रहा था, मतलब ये नहीं कहूँगा कि मतलब मैं रोज़ ही पढ़ा है मैंने, क्योंकि ऐसे काफ़ी दिन आए हैं जहाँ अभी भी अगर आप देखें तो मैं दिन में अराउंड 10-10, 12-12 घंटे बैठ के काम करता हूँ। और ये लोग कहेंगे कि तुम बोर क्यों नहीं हो जाते, मैं बोर इसलिए नहीं होता क्योंकि मुझे ये करने में मज़ा आता है। एंड ये होता है कि फिर कभी कभी नहीं हो पाती पढ़ाई, बट ये नहीं होता है कि मैं एकदम उसको नेग्लेक्ट नहीं करता हूँ, मैं भी अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देता रहता हूँ। तो ये बात है। एंड हाँ, ये मैं कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स को, और सुयश को भी मैं बोलना चाहूँगा कि पढ़ाई पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता है कि आप इसको एज अ पार्ट टाइम ही लो, आपका मेन स्टडीज़ ही होना चाहिए। स्टडीज़ में कभी भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अगर स्टडीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो कोई भी खुश नहीं होगा, आपके पेरेंट्स भी खुश नहीं होंगे, जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। स्टडीज़ से जो आपको डिग्री मिलने वाली है आपकी ज़िंदगी भर काम आने वाली है। तो प्लीज़ पढ़ाई से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करिए। मेरा ये कहना रहेगा कि आप दिन में 2 या 3 घंटे इसमें दे सकते हैं, जो आपके एक्स्ट्रा हैं, जो आप पबजी खेलते हैं या फिर आप नेटफ्लिक्स में मूवीज़ देखते हैं या अपने दोस्तों के साथ गपशप करते हैं। खेलना ज़रूरी है, आप आउटसाइड भी खेलें, पर पॉइंट ये कि आप जो फालतू का टाइम यूट्यूब में देख के वेस्ट करते हैं, इसकी जगह यूट्यूब में आप अच्छी अच्छी चीज़ें देखें, सीखें और इम्प्लीमेंट करें। तो ये मेरी एडवाइस रहेगी। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा सुयश के बारे में। सुयश की एज सिर्फ 16 है, वो पता है, उसको पता भी है या नहीं पता है, वो मैनेजमेंट के इतने अच्छे अच्छे लेसन्स दे रहा है। उसने कहा कोरोना टाइम में कोरोना इज़ अ प्रॉब्लम, उसने प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली। आप देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस, आप किसी भी बड़े बिजनेस इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वो कहेंगे कि कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो उसमें अपॉर्चुनिटी देखिए। तो एक प्रॉब्लम में इस लड़के ने अपॉर्चुनिटी ढूंढी, तो ये एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट लेसन है। तो अब मैं आपसे सुयश ये पूछना चाहूँगा कि आप फिलहाल में कौन कौन से काम कर रहे हैं? तो अभी अगर मैं बताऊं तो मेरे 2 ब्लॉग्स हैं जो कि हम लोग मेरे 4 दोस्त हैं, हम रन करते हैं उन दोनों ब्लॉग्स को। मेरा एक यूट्यूब चैनल है जहां मैं लोगों को फ्रीलांसिंग और मेकिंग मनी ऑनलाइन की बेसिकली डिफरेंट वेज बताता हूं। मेरी जो है एक वर्कशॉप है जहां मैं रेगुलर वीडियोस डालता हूं ब्लॉगिंग रिलेटेड एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेकिंग मनी ऑनलाइन के मेथड्स। मेरे कुछ कोर्सेज हैं जिनमें जैसे यूडेमी पे हैं, जिनके अराउंड 50,000 प्लस एनरोलमेंट्स हो चुके हैं। एंड अभी तो हम मोस्टली मेरी जो मेन इनकम सोर्स है वो फ्रीलांसिंग के थ्रू आती है, और फ्यूचर में मैं काफ़ी और डिफरेंट वेज में जो है जाने की सोच रहा हूँ। तो आप इतना सारा काम करते हैं, अभी आपने यूडेमी में बताया शायद 50,000 एनरोलमेंट हो चुके हैं, तो इतना सारा काम कर रहे हो, अकेले कर लेते हो आप? अकेले नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कि जो ब्लॉग्स हैं, तो ब्लॉग्स हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्वालिटी कंटेंट पे बेसिकली भरोसा करते हैं। तो जैसे मेरा ब्लॉग हुआ या यूट्यूब चैनल हुआ, तो मैं क्या करूँगा कि मैं एक चीज़ पे रिसर्च करता हूँ एंड देन मैं अपनी
अगर आप चाहें आप इफ़ यू वांट, आप क्या रिवील करना चाहेंगे अपने ब्लॉग्स और यूट्यूब चैनल को? हाँ, तो मेरे जो है ब्लॉग है वो भी techtrion.com ही है, और मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो भी techtrion ही है। आपको लिंक जो है इस वीडियो के या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड और मेरे जो दूसरा ब्लॉग है, दूसरे ब्लॉग को अभी मैं रिवील नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वो थोड़ा अफिलिएट ब्लॉग्स हैं, एंड आप ही जान रहे हैं कि अफिलिएट ब्लॉग्स को कॉपी करना एक्चुअली बहुत आसान होता है। ओके, हाँ, ये मैं समझ रहा हूँ। एक्चुअली आप कहीं पे भी जाएंगे तो कोई भी बंदा अपना अफिलिएट ब्लॉग रिवील नहीं करता है, क्योंकि पॉइंट ये है कि रीज़न भी बता दिया सुयश ने कि अफिलिएट ब्लॉग को कॉपी करना बहुत आसान होता है। इसलिए कई बार आपने सुना होगा कि अफिलिएट मार्केटिंग से ईजी मनी हो जाता है, क्योंकि उसको बनाना ईजी होता है। तो मैं अच्छा, हाँ, कंटिन्यू। आप और कितने लोग हैं आपके साथ काम करने वाले? तो मेरे साथ अभी फिलहाल जो है मेरी ब्लॉगिंग वाली टीम में 4 लोग हैं। बाकी अगर कभी फ्रीलांसिंग में होता है तो मुझे जब काफ़ी हैवी लोड्स ऑफ जॉब्स आ जाते हैं तो हम जो है उसको आउटसोर्स कर देते हैं। तो बेसिकली मैंने अभी जैसे कि मेरे 20 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मैं मतलब जिनको जॉब्स दे देता हूँ, मैक्सिमम 20 को अभी तक हम लोगों ने यूज़ किया है। तो हम लोग के पास एक 20 लोगों की वो रहती है, एक पूरी टीम रहती है, जो कि अगर कभी मुझे बहुत ज़्यादा हाई डिमांड ऑफ जॉब्स आ जाती है तो मैं उनको आउटसोर्स कर देता हूँ। तो सुयश, मैं ये जैसे आपने बोला है कि आप बहुत सारे फ्रीलांसर्स को काम देते हो, तो ये जो हमारी कम्युनिटी बन रही है, तो आपसे कांटेक्ट करेंगे, तो क्या आपके पास काम है तो आप इन्हें दे सकते हैं? तो आपके पास अगर आपकी सबसे पहली ये चीज़ होती है कि आपकी स्किल अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं अच्छी होगी तो मैं क्या, आपको कोई भी अपना काम नहीं देगा। तो सबसे पहले आपको अपनी स्किल, जो भी आप कर रहे हैं, आपको अपनी स्किल को अच्छा करना है। और अगर आपको लगता है कि आपकी स्किल इतनी अच्छी है कि आप मतलब अच्छे जॉब्स कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर मेरे पास आपके लिए कभी भी कोई जॉब्स होंगी तो मैं आपको डेफिनेटली उनको दे दूंगा। तो सुयश का बेसिकली ये कहना है कि आप अपनी वैल्यू इंक्रीज करिए, और मेरा भी मानना है कि अगर आप अपनी वैल्यूज इंक्रीज करेंगे तो ऐसा नहीं है कि सुयश आपको काम देगा, आपको काम कहीं भी मिल सकता है। इनफैक्ट आप अपना खुद का काम बना सकते हो जहां आप लोगों को काम भी दे सकते हो। तो वैल्यू जनरेट करो, वैल्यू अपने अंदर लाओ, स्किल्स को अपनी शार्पन करो। तो सुयश, अब मैं जानना चाहूँगा, अगर आप रिवील करना चाहें कि आप कितना कमा लेते हैं। अच्छा, तो कमा लेते हैं का मैं आपको एक कंप्लीट आंसर दे देता हूं कि मेरी अब तक कितनी अर्निंग्स हुई हैं। तो जैसे कि मेरी जो 2018 जो 2019 वाला जो समय था जिस पे मैंने फाइवर पे काम किया, तो वहाँ मैंने अराउंड $1000 अर्न किए थे फाइवर से। तो वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट 2018 में। तो 2018 से 2019 के अक्टूबर तक, तो वहां से आप मान सकते हैं कि पूरे 2018 के, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जून या जुलाई में मैंने स्टार्ट किया था, तो 2018 से 2019 के अक्टूबर तक मेरी जो है $1000 की अर्निंग हुई थी। तो अगर आप अभी 2020 में आ जाएं तो ये होगा कि मेरी जो अर्निंग्स थी वो 10x हो गई। आप अगर कह सकते हैं कि मेरी जो है अगर उस टाइम में 70,000 रुपीज की अर्निंग्स हुई हैं, तो मेरी इस साल आप कह सकते हैं कि अराउंड 7 lakhs की अर्निंग हो चुकी है। और अगर आप इसी साल में चले कि जो 2021 का ईयर है, अभी इसी साल मैंने कुछ दिन पहले अपने 2 जो है मेरे सबसे बिगेस्ट जॉब्स क्लोज किए हैं, जो कि 7 फिगर्स में है। माय गॉड, इस बात पे तो भाई लाइक बनता है, क्योंकि जितने पैसे ये भाई कमा रहा है ना, 7 लाख इसने बोल दिया कि इस फाइनेंशियल ईयर ऑलरेडी कमा चुका है, इतने तो लोगों के पैकेजेस नहीं होते हैं। और मैं आपको, जैसे मैंने भी बताया था कि मैंने TCS की जॉब छोड़ी थी, तो TCS में भी मुझे 9 साल बाद जाके 15 लाख का पैकेज मिला था। तो आप सोचो कि 16 ईयर्स का लड़का इतने पैसे कमा रहा है, इस बात पे तो भाई लाइक बनता है। और ये भी बात है कि मैं जैसे कि ये जो अपना काम कर रहा हूँ ना, ये मैं फुल टाइम नहीं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि मेरी एक काफ़ी या तो ख़राब आदत आप कहें कि मेरी जैसे होता है कि मेरा दिमाग कभी भी एक जगह पे नहीं लगता। अगर मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये है कि मुझे यार अफिलिएट मार्केटिंग से भी अर्निंग करनी है, मुझे अपना ड्रॉप शिपिंग स्टोर भी चालू करना। तो मेरी जितनी भी अर्निंग्स है वो मतलब मैं फुल टाइम काम करके नहीं कर रहा हूँ। मैंने हमेशा जो भी मतलब मैं काम करता हूँ मैं वो पूरे टाइम नहीं करूँगा, मैं अपना आधा टाइम कोई नई चीज़ सीखने में भी लगा देता हूँ। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि मेरी जो भी अर्निंग्स हो रही हैं वो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में बढ़ रही हैं। और मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा, एज अ फ्रीलांसर आपकी अर्निंग्स कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहने वाली है। और यही रीज़न है कि लोग जो है फ्रीलांसिंग ना करके जॉब्स में चले जाते हैं,
क्योंकि उनको एक कंसिस्टेंट इनकम चाहिए होती है। बट फ्रीलांसिंग में आप एक जॉब से ज़्यादा कमा लेंगे, कुछ महीने आप 6 फिगर्स में रहेंगे, कुछ महीने आप 5 फिगर्स में रहेंगे। तो ये बात होती है कि आपको जो है, अगर आपको एक कंसिस्टेंट इनकम करनी है तो आपको अपना पर्सनल ब्रांड बनाने पे ध्यान देना होगा। तो सुयश, आप क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे मेरी ऑडियंस को? तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जो भी आप स्किल सीख रहे हैं, आपको उसको टाइम टू टाइम अपग्रेड करते रहना चाहिए। क्योंकि मैं भी, अगर मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था, तो अगर मैं जो है फुल टाइम फ्रीलांसिंग करता तो मैं ये जो 6 लाख 7 लाख मेरी 8 लाख की अर्निंग हुई है, मैं इसको 15-20 लाख भी कर सकता था। बट मैंने जो है किस चीज़ पे ध्यान दिया, मैंने जो है अपनी लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान दिया है। क्योंकि अगर आप जो चीज़ें लर्न कर रहे हैं वो अगर आप सही से अपनी स्किल्स को बढ़ाते जा रहे हैं और अपग्रेड करते जा रहे हैं, तो ये होगा कि ग्रेजुअली आपका जो अर्निंग का कर्व है वो आपका एक्सपोनेंशियल रहेगा। अगर आपने जो है अपनी अर्निंग के ज़्यादा ध्यान दिया और अपनी स्किल्स पे नहीं ध्यान दिया, तो आपका जो कर्व है वो एकदम फ्लैट जाएगा कि आपकी अगर एक साल 6 लाख हो रही है तो आपकी दूसरे साल भी 6 लाख ही होगी। क्योंकि अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैंने पूरे 2019 में अगर 7 लाख की अर्निंग की, तो मैं 2020 के फर्स्ट महीने में मैंने उसके 3 गुना की, मतलब अब तक मैंने उसके जॉब्स ले लिए। अब उसको करने में जितना भी टाइम लगे, बट आपको एक बार ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि जो है आपको अपनी लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान देना है। मैं सिर्फ अपने फ्रीलांसिंग पे ही नहीं ध्यान देता, मैं अलग अलग स्किल सीखता हूँ। मैंने ड्रॉप शिपिंग सीखी, मैंने अफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपको सीखते रहना चाहिए अगर आपको एक सस्टेनेबल इनकम सोर्स चाहिए। और आपको, जैसा कि मैंने बताया, कभी भी एक सिंगल इनकम सोर्स पे नहीं ध्यान देना चाहिए। एंड अगर मैं इसके बाद आपको बताना चाहूँ तो इसके बाद भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं कि आपको, जैसे अगर आप में से कोई भी फ्रीलांसर्स हो और वो फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तो आपने देखा होगा कि आपकी कभी भी कंसिस्टेंट इनकम नहीं हो रही है। मेरी भी नहीं हुई, क्योंकि आपकी अगर जब तक आपका एक ब्रांड नहीं है तब तक आपकी जो इनकम है वो कंसिस्टेंट नहीं हो सकती। और अगर आपका एक ब्रांड है तो आप उसी ब्रांड के नाम पे अपने क्लाइंट्स को ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं अकेले एज अ इंडिविजुअल फ्रीलांसर काम कर रहा हूँ और मैं किसी वेबसाइट को बनाने का 30,000 रुपये चार्ज करता हूँ। बट अगर उसी के आप साइड में देखें कि मेरा खुद का एक पर्सनल ब्रांड है, मेरा नाम है मार्केट में, और अगर कोई मेरे पास आएगा और वो मुझसे अपनी वेबसाइट बनवाना चाहेगा, तो मैं उसको ज़्यादा और ज़्यादा जो है चार्ज कर सकता हूं। और वो भी देने को इसलिए तैयार हो जाएगा क्योंकि वो एक रेप्यूटेबल पर्सन के साथ काम कर रहा है। आप मान लीजिए आप कहीं स्पीच देने जा रहे हैं, तो अगर आप एक नॉर्मल पर्सन रहेंगे तो आप वहाँ स्पीच अपनी फ्री में देंगे, लेकिन अगर आप एक पर्सनल ब्रांड है तो वहाँ आप स्पीच देने का चार्ज कर सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल पर्सन और एक ब्रांड में ये फ़र्क होता है। तो अगर आपको अपनी कंसिस्टेंट अर्निंग्स रखनी है, ब्लॉगिंग में भी मैं जानता हूँ कि अर्निंग्स कंसिस्टेंट नहीं होती हैं, तो इसीलिए आपको एक ब्रांड बनाना है अपने नाम के ऊपर। तो ये आपका मेन मोटिव होना चाहिए और इसी की तरफ आपको काम करना है। ये एक बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है सुयश ने। सुयश भले ही छोटा हो, पतला हो, पर उसने बातें बहुत बड़ी बड़ी और मोटी मोटी कही हैं। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा और सीखना ज़रूरी है, ठीक है? सीखते रहिए, सीखते रहिए, सीखते रहिए। और मैं यहीं पे अपने इंटरव्यू को बंद करना चाहूँगा और मैं फिर से थैंक करना चाहूँगा सुयश का कि उन्होंने आए और अपने वैल्यूबल पॉइंट्स बताए। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखकर काफ़ी लोगों को मोटिवेशन होगा जो लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर उन्हें कुछ प्रॉब्लम आई है। आप सुयश की जर्नी देखिए कि कैसे उसने उसको कम किया और ऊपर आया। तो थैंक यू सुयश वेरी मच। और मैं भी आपको थैंक यू करना चाहूँगा अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। एंड आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मैं आपका काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ। आप जब से जो है सतीश के चैनल पे, आप सतीश भैया के चैनल पे आप जब से आए हैं, मैं तब से आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आप TCS में आपने काम भी किया है। एंड चलिए इसी के साथ थैंक यू सो मच मुझे अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। तो इसी के साथ हमारा वीडियो एंड होता है। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको पता ही है कि हमारी ब्लॉग रिव्यू सीरीज़ चल रही है और वो चलती रहेगी। तो आपको भी अगर अपना ब्लॉग रिव्यू कराना है तो आप हमारे जो गूगल फॉर्म है उसमें डाल सकते हैं कि कैसे रिव्यू कराना है। तो चलिए इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।